चलिए देखते हैं इस वीडियो में। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हर एक वीडियो में 20-20 प्रश्नों का एक सेट बनाया गया है। 20-20 प्रश्नों का एक सेट बनाकर इसका वीडियो बनाया गया है और मैं आपसे जैसा कि वादा करता हूं कि हर एक प्रश्न को बहुत ही डिटेल तरीके से एक्सप्लेनेशन किया गया है। आप लोग इसे जरूर देखें। हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है और शोषण को रोकता है? आर्टिकल 20, बी नंबर आर्टिकल 23, सी नंबर आर्टिकल 25 और डी नंबर आर्टिकल या अनुच्छेद 19। बोल रहा है जबरन श्रम को रोकता है, तो जबरन श्रम के लिए सही आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 23। आर्टिकल 23, आर्टिकल 23 में जबरन श्रम पर रोक, जिसे हम बलात् श्रम के नाम से जानते हैं। आर्टिकल 23 में बलात् श्रम या फिर बेगार सिस्टम को पर रोक लगाया गया है। आर्टिकल 20 की अगर बात करते हैं तो आर्टिकल 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, अपराधों के लिए दोष सिद्ध के में संरक्षण का प्रावधान है। आर्टिकल 25 में अंतःकरण की और धर्म को मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। आर्टिकल 25 में अंतःकरण की और धर्म को मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। आर्टिकल 19 में भाषा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 19 में भाषा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। बैंकिंग एजेंट के रूप में नियुक्त की गई महिला एसएचजी के सदस्य को डैश कहा जाता है। एसएचजी का यहाँ फुल फॉर्म हो जाता है सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप, यानी कि स्वयं सहायता समूह। सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप। हम बात करते हैं ऑप्शन की, तो ए नंबर हो गया बैंक मित्र, बी नंबर हो गया बैंक सखी, सी नंबर हो गया बैंक दोस्त और डी नंबर हो गया बैंक एनजीओ। सही ऑप्शन की बात करते हैं तो इसका सही ऑप्शन हो गया बी नंबर बैंक सखी। बैंकिंग एजेंट के रूप में नियुक्त की गई महिलाओं को एसएचजी के सदस्य के रूप में बैंक सखी कहा जाता है। बैंक सखी बैंक और एसएचजी के बीच में एक कड़ी का कार्य करते, दोनों के कार्यों को ये जोड़ती है। एक एसएचजी ग्रुप में यानी कि स्वयं सहायता समूह में 15 से 20 सदस्य होते हैं। एक एसएचजी ग्रुप में 15 से 20 सदस्य होते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लॉन टेनिस में जोड़ी में खेले जाने वाले मैचों के लिए कोर्ट की चौड़ाई कितनी होती है? कोर्ट की चौड़ाई लॉन टेनिस में जोड़ी में खेले, यानी कि डबल गेम जो किया जाता है, डबल प्लेयर का जो गेम होता है, उसमें कोर्ट की चौड़ाई कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए 32 फीट, ऑप्शन नंबर बी 34 फीट, ऑप्शन नंबर सी 38 फीट, ऑप्शन नंबर डी 36 फीट। देखिए, अगर सही ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो डबल प्लेयर वाले गेम में कोर्ट की जो चौड़ाई होती है वो डी नंबर 36 फीट होती है। कोर्ट की चौड़ाई 36 फीट होती है। अब इसके साथ देखते हैं कि और कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं। तो चाहे डबल प्लेयर हो या फिर सिंगल प्लेयर हो, कोर्ट की जो लंबाई होती है, कोर्ट की जो लेंथ होती है वो 78 फीट होती है। 78 फीट होती है। लेकिन डबल कोर्ट वाले जोड़ी में, यानी कि जोड़ी वाले गेम में, डबल प्लेयर वाले गेम में इसकी चौड़ाई 36 फीट होती है और सिंगल वाले प्लेयर में कोर्ट की जो चौड़ाई होती है वो 27 फीट होती है। वह 27 फीट होती है। इसके साथ साथ नेट की ऊंचाई की अगर बात करते हैं तो नेट की ऊंचाई 3 फीट तथा पोस्ट में 3 फीट 6 इंच होती है। 3 फीट तथा 3 फीट 6 इंच पोस्ट में होती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत में व्यावसायिक खेती के लिए स्वीकृत एकमात्र अनुवांशिक रूपांतरित फसल है? अनुवांशिक और रूपांतरित फसल है। ऑप्शन नंबर ए
बीटी बैगन, ऑप्शन नंबर बी टमाटर, ऑप्शन नंबर सी सरसों, डी नंबर बीटी कपास। सही ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो रूपांतरित फसलों में डी नंबर बीटी कपास को रखा गया है। भारत में व्यावसायिक खेती के लिए स्वीकृत एकमात्र अनुवांशिक और रूपांतरित फसल बीटी कपास है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। 1956 में प्रख्यात भरतनाट्यम नृत्यांगना रुक्मणी देवी अरुंडेले को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार मिला था? ध्यान दीजिएगा, 1956 में प्रख्यात भरतनाट्यम नृत्यांगना रुक्मणी देवी की अरुंडेले को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? बात कर रहे हैं रुक्मणी देवी की, रुक्मणी देवी अरुंडेल को। ऑप्शन दिया गया है ज्ञानपीठ पुरस्कार, बी नंबर सरस्वती सम्मान पुरस्कार, सी नंबर कबीर पुरस्कार, डी नंबर पद्म विभूषण। देखिए सही ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो इसका सही ऑप्शन हो गया डी नंबर पद्म विभूषण, पद्म विभूषण। 1956 में प्रख्यात भरतनाट्यम नृत्यांगना रुक्मणी देवी अरुंडेल को पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया था। इसके साथ साथ रुक्मणी देवी अरुंडेल को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 1956, ध्यान दीजिएगा 1957 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड दिया गया। इसके साथ साथ संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप अवार्ड 1967 में दिया गया, 1967 में दिया गया। कालिदास सम्मान अवार्ड 1984 में, कालिदास सम्मान अवार्ड 1984 में दिया गया है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। सरकार को सलाह देने के लिए नीति आयोग नामक एक डैश की स्थापना की गई थी। सलाह देने के लिए बात हो रहा है, सलाह देने के लिए नीति आयोग नामक एक डैश की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर ए नैतिक विचारक समूह, ऑप्शन नंबर बी धार्मिक विचारक समूह, ऑप्शन नंबर सी नीति विचारक समूह, ऑप्शन नंबर डी सामाजिक विचारक समूह। सही ऑप्शन की बात करते हैं तो इसका सही ऑप्शन हो गया सी नंबर नीति विचारक समूह। नीति विचारक समूह सरकार को सलाह देने के लिए नीति आयोग नामक एक नीति विचारक समूह की स्थापना 1 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना जो है वो योजना आयोग को हटाकर, इसकी स्थापना योजना आयोग को रोक करके नीति आयोग बनाया गया था। नीति आयोग बनाया गया था। इसकी जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। नीति विचारक समूह के या नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस शब्द का संबंध क्रिकेट से नहीं है? ऑप्शन नंबर ए ईगल, 2 शब्द दिए गए हैं ईगल और बास्केट। ऑप्शन दिया गया है ना तो 1 और ना ही 2। ऑप्शन नंबर बी केवल 2, ऑप्शन नंबर सी केवल 1, डी 1 और 2 दोनों। सही ऑप्शन की बात करते हैं तो इसमें सही ऑप्शन 1 नंबर ए और डी दोनों हो सकता है, क्योंकि ईगल और बास्केट दोनों ही क्रिकेट से संबंधित नहीं है, दोनों ही क्रिकेट से संबंधित नहीं है। ऑप्शन में थोड़ी सी गलती हुई है। चलिए देखते हैं कि कुछ संबंधित शब्दों को देखते हैं कि क्रिकेट से संबंधित कौन कौन से शब्द होते हैं। क्रिकेट में कुछ क्रिकेट से संबंधित कुछ शब्द हो गए, जैसे LBW, गुगली, डक, मैडन ओवर, फॉलो ऑन। ये सब कुछ संबंधित क्रिकेट से के प्रमुख शब्द हैं जो क्रिकेट में यूज किए जाते हैं। इसके बाद हो गया गोल्फ, देखते हैं। गोल्फ में पार, वर्डी, ईगल, अल्बाट्रॉस, बोगी, होल इन वन। फिर से देखते हैं, गोल्फ में पार, बर्डी, ईगल, अल्बाट्रॉस, बोगी, होल इन वन, ये कुछ वर्ड हैं जो गोल्फ से संबंधित है। उसके बाद देखते हैं बास्केट। बास्केट में ड्रिबलिंग, पास, रिबाउंड, असिस्ट, स्लैम डंक, ले अप, जंप शॉट, थ्रो पॉइंटर, एयर बॉल,
ट्रैक किलिंग, शॉट क्लॉक, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट शब्द हैं जो बास्केटबॉल से संबंधित है, बास्केटबॉल से संबंधित है। इस तरह हम देख रहे हैं कि इस तरह क्या मिला हमें कि ईगल जो है, ईगल शब्द है वो गोल्फ से संबंधित है, ईगल शब्द गोल्फ से संबंधित है और बास्केटबॉल खेल से संबंधित है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ध्वनि की प्रबलता किस इकाई में मापी जाती है? ध्वनि की प्रबलता किस इकाई में मापी जाती है? ऑप्शन नंबर ए ध्वनि की तीव्रता, ए नंबर में ध्वनि की तीव्रता में, ऑप्शन नंबर बी डेसिबल में, ऑप्शन नंबर सी वाट वर्ग मीटर, वाट मीटर स्क्वायर, वाट मीटर स्क्वायर, वाट पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी हजार्ड हर्ट्ज एचजेड। देखिए सही ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो ध्वनि की जो तीव्रता प्रबलता होती है, ध्वनि की जो प्रबलता होती है वो ऑप्शन नंबर बी डेसिबल में नापी जाती है, ऑप्शन नंबर बी डेसिबल में मापी जाती है। वहीं अगर ध्वनि की प्रबलता की बात करते हैं तो यह डेसिबल में मापी जाती है, और अगर ध्वनि की तीव्रता की माप करते हैं तो तीव्रता का एसआई यूनिट वाट पर मीटर स्क्वायर, वाट पर मीटर स्क्वायर ध्वनि की तीव्रता का एसआई यूनिट होता है या उसका यूनिट होता है। वहीं अगर प्रबलता की बात करते हैं तो प्रबलता को हम डेसिबल में नापते हैं, प्रबलता को हम डेसिबल में नापते हैं। ध्वनि के साथ कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य भी जरूरी है याद करना, जैसे कि ध्वनि सबसे तेज ठोस में चलती है, ध्वनि की रफ्तार सबसे तेज ठोस वस्तु में होती है। स्टील में ध्वनि की चाल, स्टील में ध्वनि की चाल 5960 मीटर पर सेकेंड, स्टील में ध्वनि की चाल 5960 मीटर पर सेकेंड। अगर आयरन की बात करते हैं तो 5950 मीटर पर सेकेंड, 5950 मीटर पर सेकेंड। सी वाटर की अगर बात करते हैं समुद्री पानी की, तो समुद्र के पानी में ध्वनि की चाल 1531 मीटर पर सेकेंड, 1531 मीटर पर सेकेंड से चलती है। और हवा साधारण रूप से हवा में 346 मीटर पर सेकेंड, 346 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से हवा में ध्वनि गमन करती है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? ऑप्शन की बात करते हैं तो ए नंबर ऑप्शन हो गया त्रिपुरा, बी नंबर पश्चिम बंगाल, सी नंबर केरल, डी नंबर मिजोरम। सही ऑप्शन अगर देखते हैं तो सही ऑप्शन हमारा हो गया 69 का सी नंबर केरल, सी नंबर केरल। केरल में साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है, केरल में साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है, जहाँ महिलाओं की साक्षरता दर करीब 92% और पुरुषों को मेल की साक्षरता दर 96% है। महिला की साक्षरता दर यानी कि लिटरेशन पढ़ी लिखी महिलाओं का दर 92% है और मेल की साक्षरता दर 96% है। और अगर बात करते हैं सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य की तो भारत में केरल राज्य है, जिसमें सबसे ज़्यादा साक्षरता यानी कि 90%, 94% लोग लगभग केरल में साक्षर हैं या पढ़े लिखे हैं। इसके साथ भारत की कुछ अन्य इंपॉर्टेंट बातों को याद कर लेते हैं, जैसे भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या यूपी में है, भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या यूपी में है और सबसे कम जनसंख्या सिक्किम में है। शिक्षित राज्य की बात करते हैं तो केरल सबसे ज़्यादा शिक्षित राज्य है और सबसे कम शिक्षित में बिहार का नाम आता है, अगर लिंगानुपात की बात करते हैं तो केरल का लिंगानुपात सबसे अच्छा है, केरल लिंगानुपात में प्रथम स्थान पर आता है। और सबसे कम लिंगानुपात में ध्यान दीजिएगा, सबसे कम राज्य लिंगानुपात में हरियाणा, सबसे कम राज्य लिंगानुपात में हरियाणा। और अगर राज्य की बात करें, अगर केंद्र शासित की बात करें या राज्य और केंद्र शासित दोनों मिलाकर बोले तो सबसे कम लिंगानुपात दमन और दीव में है, अगर घनत्व की बात करते हैं तो बिहार में सबसे ज़्यादा घनत्व में लोग रहते हैं और बिहार में सबसे ज़्यादा घनत्व
सबसे ज़्यादा घनत्व है और सबसे कम घनत्व अरुणाचल प्रदेश में। सबसे कम घनत्व वाला जिला सबसे कम घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अमृतसर की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? अमृतसर की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? ऑप्शन नंबर ए 1810 में, बी नंबर 1811, सी नंबर 1809 में, डी नंबर 1808 में। सही ऑप्शन की बात करते हैं तो इसका सही ऑप्शन हो गया 1809। 1809 में अमृतसर में की संधि पर 1809 में महाराजा रंजीत सिंह के द्वारा हस्ताक्षर किया गया था। इसको पूरा डिटेल से देख लेते हैं। 25 अप्रैल 1809, 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर में संधि हुई थी। अमृतसर में संधि हुई थी। इस संधि में भारत की तरफ से राजा रंजीत सिंह और गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो की तरफ से चार्ल्स टी मेटकॉफ ने अमृतसर की संधि पर हस्ताक्षर किया था। अमृतसर की संधि पर हस्ताक्षर किया गया था। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। संविधान सभा ने डैश को भारत के संविधान को अपनाया था। हमें बताना है कि किस समय भारत के संविधान को अपनाया गया था। ऑप्शन दिया गया है ए नंबर 26 जनवरी 1950, बी नंबर 24 जनवरी 1950, सी नंबर 26 नवंबर 1949, डी नंबर 15 अगस्त 1947। सही ऑप्शन की बात करते हैं तो हमारा सही ऑप्शन हो गया सी नंबर 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा के लोगों ने संविधान के कुछ प्रावधान जैसे नागरिकता, चुनाव, अस्थायी संसद एवं संबंधित प्रावधान को उससे संबंधित कई कुछ प्रावधान को 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया था। इसमें सभी बातों को लागू नहीं किया गया था। सभी चीज़ों को लागू करने के लिए इन्होंने 26 जनवरी 1950 तक वेट किया, लेकिन 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से संविधान को लागू कर दिया था। चलिए इससे संबंधित कुछ अन्य इंपॉर्टेंट बातें भी देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं 26 जनवरी 1950 को क्या क्या हुआ था। 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूर्ण रूप से अपना लिया गया था या उसे लागू कर दिया गया था। 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था और अपना लिया गया था। बी नंबर में दिया हुआ है 24 जनवरी 1950 को। तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, जिसमें जन गण मन को राष्ट्रगान, वंदे मातरम को राष्ट्रगीत और राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति माना गया था। फिर से ध्यान देंगे 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, जिसमें जन गण मन को राष्ट्रगान, वंदे मातरम को राष्ट्रगीत और राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति के रूप में घोषित किया गया था। इसके साथ एक डेट है 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली थी। भारत को आज़ादी लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा माउंटबेटन योजना के तहत इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारत को आज़ादी मिली थी। उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे और इसके बाद भारतीय वायसराय का पद भारतीयों को दिया जाने लगा और आज़ाद भारत के प्रथम भारतीय वायसराय श्री राजा सी राजगोपालाचारी थे। इस समय जब भारत को आज़ादी मिली थी 15 अगस्त 1947 को, उस समय पीएम ब्रिटेन में या ब्रिटिश गवर्नमेंट के तहत पीएम जो थे वो क्लीमेंट एटली बने थे। पीएम जो ब्रिटेन के जो पीएम थे वो क्लीमेंट एटली थे और इसके साथ
15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली थी और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को अलग करके उसे पाकिस्तान को आज़ादी दे दी गई थी। पाकिस्तान शब्द की अगर बात करते हैं, पाकिस्तान शब्द की सबसे पहली मांग चौधरी रहमत अली के द्वारा किया गया था और उसके बाद पाकिस्तान को या मुस्लिमों के लिए एक पृथक निर्वाचन देश की मांग लाहौर के अधिवेशन 23 मार्च 1940 को लाहौर के अधिवेशन में किया गया था, मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया गया था। उसके बाद एक और डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो होता है हमारा 22 जुलाई 1947। इस दिन को भारत ने तिरंगे को पूर्ण रूप से अपनाया था। 22 जुलाई 1947 को तिरंगे को अपनाया था। तो उस तिरंगे का, भारत के तिरंगे का जो निर्माण करता है या उसका जो डिजाइन करता है वो वेंकैया पिंगली है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। पन्नालाल घोष निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? पन्नालाल घोष निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? ए नंबर तबला, बी नंबर शहनाई, सी नंबर बांसुरी, डी नंबर घटम। 72 का सही ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो 70 इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो गया पन्नालाल घोष बांसुरी वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है। बांसुरी वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है। पन्नालाल घोष भारत के एक प्रसिद्ध बांसुरी वादक थे जिन्हें अमल ज्योति घोष के नाम से भी जाना जाता है। अमल ज्योति घोष के नाम से भी जाना जाता है, चलिए देखते हैं इसके साथ साथ कुछ अन्य इंस्ट्रूमेंट और उनके वादक, उन्हें बजाने वाले या उनके वादक। सबसे पहले देखते हैं तबला के लिए कुछ प्रमुख नाम हैं, जैसे उस्ताद अल्लाह रखा, जाकिर हुसैन, पंडित किशन महाराज और उसके बाद संदीप दास। ये कुछ लोग हैं जो तबला वादक हुए, काफ़ी प्रमुख तबला वादक हुए। उसके बाद देखते हैं शहनाई के लिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, अली अहमद हुसैन खां और दया शंकर, ये कुछ लोग थे जो शहनाई वादक के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हुए। उसके बाद आता है बांसुरी में पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, पंडित पन्नालाल घोष और राकेश चौरसिया, ये बांसुरी वादक हुए, प्रमुख बांसुरी वादक हुए। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बोनालू पर्व मनाया जाता है? भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बोनालू पर्व मनाया जाता है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ए नंबर आसाम, बी नंबर पश्चिम बंगाल, सी नंबर तमिलनाडु, डी नंबर तेलंगाना। सही ऑप्शन की बात करते हैं तो इसका सही ऑप्शन हो गया बोनालू फेस्टिवल तेलंगाना में मनाया जाता है। यह जो है यह एक हिंदू त्यौहार है जिसमें देवी चेल्लम्मा या जिसे महाकाली के नाम से जानते हैं उनकी पूजा की जाती है। देवी महाकाली या देवी चेल्लम्मा की पूजा की जाती है। इसके साथ साथ कुछ अन्य स्टेट और उसके प्रमुख जनजातीय त्योहारों को भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले आ जाता है आसाम में एक त्यौहार सबसे ज़्यादा फेमस है जिसे हम बिहू के नाम से जानते हैं। तो बिहू को अलग अलग रूप से मनाया जाता है, जैसे इसमें आता है रंगाली बिहू नव वर्ष की खुशी में मनाया जाता है। बिहू नव वर्ष की खुशी में मनाया जाता है। दूसरा हो गया भोगाली बिहू, फसल की कटाई के लिए मनाया जाता है। भोगाली बिहू रंगाली भोगाली बिहू और उसके बाद कंगाली बिहू। रंगाली बिहू को नव वर्ष की खुशी में, भोगाली बिहू को फसल की कटाई में और कंगाली बिहू को खेती से जुड़े फेस्टिवल माना गया। खेती की अच्छी पैदावार के लिए हम कंगाली बिहू की फेस्टिवल असम के लोग मनाते हैं। उसके बाद आ जाता है आबूबाची मेला कामाख्या मंदिर से जुड़ा एक त्यौहार है। आबूबाची मेला कामाख्या मंदिर से जुड़ा एक त्यौहार है।
अली आय लिगांग मिसिंग जनजाति का एक कृषि त्यौहार है। यानी कि अली आय लिगांग मिसिंग जनजाति का एक कृषि त्यौहार है। उसके बाद देखते हैं दूसरा, वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल के प्रमुख त्यौहार को। सबसे पहले आता है कर्मा पूजा, कर्मा पर्व जो है वो संथाल, उराव और मुंडा जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है। कर्मा पर्व संथाल, उराव और मुंडा जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है, जो भाई बहन के प्रेम और प्रकृति की कृपा के लिए वेस्ट बंगाल के लोग मनाते हैं। फिर से, कर्मा पूजा का पर्व संथाल, उराव और मुंडा जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है, जो भाई बहन के प्रेम और प्रकृति की कृपा के लिए इस पूजा को लोग करते हैं। सोहराय की बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल में सोहराय पूजा संथाल जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है और ये फसल और पशुधन से जुड़ा त्यौहार है। पश्चिम बंगाल में सोहराय पूजा संथाल जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है और यह फसल और पशुधन से जुड़ा त्यौहार है। वाहा की बात करते हैं, वाहा फेस्टिवल संथालों का फेस्टिवल है और जो फूल और बसंत का त्यौहार है। वाहा फेस्टिवल संथालों का है जो फूल और बसंत का से जुड़ा त्यौहार है। उसके बाद आ जाता है पश्चिम बंगाल में एक और फेस्टिवल है सरहुल, जो उराव और मुंडा जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है और जो प्राकृतिक पूजा से संबंधित त्यौहार है। सरहुल, उराव और मुंडा जनजातियों का प्राकृतिक पूजा से संबंधित त्यौहार है। उसके बाद देखते हैं तमिलनाडु के बारे में। तमिलनाडु में पोंगल त्यौहार टोडा, कोटा और इरुला जनजातियों के द्वारा नई फसल के सम्मान में मनाया जाता है। पोंगालू में टोडा, कोटा और इरुला जनजातियों के द्वारा नई फसल के सम्मान में मनाया जाता है। करगा एक स्थानीय देवी उत्सव है जिसे कोटा और कुरुम्बा जनजातियों के द्वारा प्रकृति व ग्राम देवी की पूजा के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद आ जाता है तेलंगाना की बात करते हैं तो तेलंगाना में सबसे पहला आता है बोनालू फेस्टिवल। उसके बाद आता है समक्का त्यौहार, जो कोया जनजाति के द्वारा मनाया जाता है और वीरांगनाओं की स्मृति के लिए समक्का त्यौहार मनाया जाता है। उसके बाद आ जाता है नागोबा जात्रा गोंड जनजाति के द्वारा कुल देवी की पूजा से संबंधित त्यौहार है। उसके बाद आ जाता है बटुकम्बा, जो लंबाड़ी जनजाति के द्वारा प्रकृति और देवी पूजा से संबंधित त्यौहार है। बटुकम लंबाड़ी जनजाति के द्वारा प्रकृति और देवी पूजा से संबंधित त्यौहार है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। भारतीय खिलाड़ी लिएंडर पेस कौन सा खेल खेलते हैं? ऑप्शन नंबर ए टेबल टेनिस, बी नंबर बैडमिंटन, सी नंबर लॉन टेनिस, डी नंबर क्रिकेट। सही ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो भारतीय खिलाड़ी लिएंडर पेस लॉन टेनिस के प्लेयर हैं। चलिए इसके साथ साथ देख लेते हैं और कौन कौन से खिलाड़ी हैं। जैसे सबसे पहले आ जाता है टेबल टेनिस में अंचिता शरद कमल टेबल टेनिस के प्लेयर, कुछ भारतीय टेबल टेनिस के प्लेयर जो काफ़ी प्रमुख हुए। जैसे सबसे पहले नाम आता है टेबल टेनिस में अंचिता शरद कमल, उसके बाद हरमीत देसाई, उसके बाद मानव ठक्कर। अंचिता शरद कमल, हरमीत देसाई, मानव ठक्कर, मेनिका बत्रा और अर्चना कामत। बैडमिंटन की बात करते हैं तो बैडमिंटन में पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन और आयुषी शेट्टी बैडमिंटन के प्रमुख प्लेयर है। लॉन टेनिस की बात करते हैं तो लॉन टेनिस में रोहन बोपन्ना, सुमित नागल, ऋतुजा भोसले और सानिया मिर्जा। रोहन बोपन्ना, सुमित नागल, ऋतुजा भोसले और सानिया मिर्जा, ये सभी लॉन टेनिस के प्लेयर हैं। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के इंडो फारसी नृत्य शैली का नाम बताइए। इंडो फारसी नृत्य शैली, ए नंबर गरबा, बी नंबर कथकली, सी नंबर कथक, डी नंबर छऊ। देखिए उत्तर प्रदेश की अगर बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में
इंडो फारसी का नृत्य शैली की बात कर रहा है, इंडो फारसी नृत्य शैली का। तो सबसे पहले देखते हैं उत्तर प्रदेश। इन सभी फेस्टिवल में उत्तर प्रदेश के जो मेन फेस्टिवल होता है वो मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में कथक को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में कथक फेस्टिवल को मनाया जाता है, कथक नृत्य शैली को मनाया जाता है, या कहते हैं कथक जो है वो उत्तर प्रदेश या उत्तरी भारत का प्रमुख नृत्य शैली है जो इंडो फारसी नृत्य शैली से संबंधित है। चलिए इसके बाद देखते हैं इंडिया के कुछ प्रमुख नृत्य शैली को भी हम अच्छी तरह से देख लेते हैं। जैसे भरतनाट्यम को तमिलनाडु राज्य की नृत्य शैली है। भरतनाट्यम तमिलनाडु के राज्य की नृत्य शैली है। कथक उत्तर प्रदेश की, कथकली केरल के लिए, कथक उत्तर प्रदेश का, कथकली केरल के लिए, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश के लिए, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश के लिए, ओडिसी उड़ीसा के लिए, मणिपुरी डांस मणिपुर के राज्य के द्वारा, मोहिनीअट्टम केरल के द्वारा, और सत्रिया आसाम में की प्रमुख नृत्य शैलियां हैं। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द ज्ञात करना है। हमारा शब्द दिया गया है महिला, और इसके पर्यायवाची शब्द में ऑप्शन दिया गया ए नंबर अचर, बी नंबर पूजा, सी नंबर स्त्री, डी नंबर सीता। तो महिला का पर्यायवाची शब्द सी नंबर स्त्री। महिला का पर्यायवाची शब्द सी नंबर स्त्री होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी का प्रयोग करना है। सड़कें चौड़ी होनी चाहिए। यहाँ पर चौड़ी की जगह पर हम लोग ए नंबर चौड़ी का प्रयोग करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। किस प्रकार के अणु द्विध्रुवी या द्विध्रुव अभिक्रिया को दर्शाते हैं? किस प्रकार के अणु द्विध्रुव अभिक्रिया को दर्शाते हैं? ए नंबर गैर ध्रुवीय अणु, बी नंबर अस्थाई ध्रुवीय अणु, सी नंबर आयनिक अणु, या डी नंबर क्षणिक ध्रुवीय वाले अणु। सही ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो इसका सही ऑप्शन हो गया बी नंबर अस्थाई द्विध्रुवीय अणु। अब ये क्या होता है जो देख लेते हैं। तो अस्थाई द्विध्रुवीय अणु होते हैं जिन्हें हम पोलर कंपाउंड कहा जाता है, ये वही अणु होते हैं जिनमें परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन का बंटवारा समान नहीं होता है, और इलेक्ट्रॉन का सही बंटवारा न होने के कारण उसके एक सिरे पर आंशिक रूप से धनात्मक और दूसरे सिरे पर आंशिक रूप से ऋणात्मक आवेश अस्थायी रूप से बना रहता है। ध्यान दीजिएगा, द्विध्रुवीय अणु ऐसे अणु होते हैं जिसमें परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन का बंटवारा सही से नहीं होता है, जिस कारण से इन अणुओं के दोनों सिरे पर एक तरफ धनात्मक और एक तरफ आंशिक रूप से ऋणात्मक आवेश अस्थायी रूप से बना हुआ होता है। ऐसे अणुओं को हम द्विध्रुवीय अणु या अस्थायी ध्रुवीय अणु कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मखौरियों ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में डैश पर शासन किया था, जिसके बाद उत्तर भारत के राजनीतिक केंद्र के रूप में पाटलिपुत्रा में जगह ले ली। ऑप्शन नंबर ए मथुरा, बी नंबर झांसी, सी नंबर कन्नौज, और डी नंबर आगरा। सही ऑप्शन की बात करते तो इसका सही ऑप्शन हो गया सी नंबर कन्नौज। सी नंबर कौन? मखौरियों ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कन्नौज पर शासन किया था, जिसके बाद उत्तरी भारत में राजनीतिक केंद्र के रूप में पाटलिपुत्रा की जगह ले ली थी। मखौरी वंश की बात करते हैं तो मखौरी वंश के राजा पहले गुप्तों के जागीरदार हुआ करते थे। 6वीं शताब्दी के मध्य में मखौरी वंश ने अपनी आज़ादी हासिल की और इसके 3 शाखाएं हुई। मखौरीय वंश के प्रमुख शासन की बात करते हैं तो इसके प्रमुख शासक ईशान वर्मन, दूसरे सर्ववर्मन, तीसरे अवंती वर्मन, और लास्ट शासक गृहवर्मन हुए थे, और अंतिम शासक गृहवर्मन हुए थे। फिर से देखते हैं, मखौरियों के प्रमुख शासन ईशान वर्मन, सर्ववर्मन, अवंती वर्मन और लास्ट शासक गृहवर्मन हुए थे। और ये मखौरी के जो शासक हुए थे ये पहले गुप्तों के अंदर गुप्त के जागीरदार हुआ करते थे।
चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। गौर मांडीय नृत्य किस राज्य में किया जाता है? गौर मांडीय नृत्य किस राज्य में किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए तेलंगाना, बी नंबर छत्तीसगढ़, सी नंबर राजस्थान और डी नंबर गुजरात। सही ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो गौर मांडीय नृत्य बी नंबर छत्तीसगढ़ में किया जाता है। इस नृत्य में जंगली भैंस की गति को दिखाया जाता है। इस नृत्य में गौड़ मांडीय नृत्य में जंगली भैंस की गति को दिखाया जाता है और यह नृत्य पुरुष और महिलाएं दोनों मिलकर करती है। इस नृत्य में पुरुष अपने सिर पर कौड़ियों और मोर के पंखों से बनी मालाएं बांधकर नृत्य करते हैं। चलिए इसके साथ कुछ अन्य नृत्यों को भी देख लेते हैं। जैसे तेलंगाना में डंडारी नृत्य, तेलंगाना में प्रमुख डंडारी नृत्य टप्पू, पेरिनी और शिव तांडव और गुसाड़ी तेलंगाना के प्रमुख नृत्य हैं। फिर से देखते हैं, तेलंगाना में डंडारी, टप्पू, पेरिनी, शिव तांडव और गुसाड़ी आदि प्रमुख नृत्य है। राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में घूमर, कठपुतली और कालबेलिया जैसे प्रमुख नृत्य हैं। गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात में गरबा, डांडिया, रास, टिप्पणी, जुरून आदि प्रमुख गुजरात के नृत्य हैं।